बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकाइक टीवी में आज हमारे साथ जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जो पीपल्स पार्टी के जाने पहचाने लीडर और जनाब मुस्तफा बेनज़ीर भुट्टो के एडवाइज़र रहे। कसूरी साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब बतौर खलीफा चुना गया तो उन्होंने अपनी चादर अपने कंधे पर रखी और उठने लगे तो हज़रत उमर ने उनका हाथ पकड़ा, कहा, जी कहाँ जा रहे हैं? उनका कपड़े का कारोबार था हज़रत अबू बकर का। तो उन्होंने कहा, जी मैं तो अपनी दुकान खोलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, जी दुकान ख़त्म हो गई आपकी, आज आप खलीफा वक्त हैं और अगर आपकी दुकान खुली तो कोई किसी दूसरे की दुकान पे कोई बंदा, कोई ख़रीदार नहीं जाएगा, इससे आप आज से कारोबार ख़त्म। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वो दुकान औने पौने बेचनी पड़ी। आज हमारे यहाँ जिस बंदे के पास लूटा हुआ पैसा नहीं, जिससे डाके नहीं मारे, जिसने लोगों की जेब से खून पसीने की कमाई नहीं निचोड़ी और जिसने अपना आप इस काम के लिए वक्फ कर दिया कि कौन से बंदे का कहाँ से गला काटना है, कहाँ से जेब काटती है, कहाँ से उसको ज़िबा करना है, वो आपका लीडर कहलाता है। एक और छोटा सा लीडर है जो कहता है मैंने धेले की करप्शन नहीं की। आज सिर्फ 51 करोड़ रुपए का एक जाली अकाउंट जो खोला हुआ था वो निकल आया, जिसमें उसने एमपीएस से भी पैसे लिए और डेवलपर से भी पैसे लिए कि जी ये पार्टी फंड है, और पार्टी फंड बाद में उसके ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहा। और फिर भी वो पूरी डिटाई, पूरी बेशर्मी के साथ कहता है दिल्ली की करप्शन साबित हो जाए तो मेरा नाम बदल दे। ठीक कहता है, दिल्ली की करप्शन तो है ही नहीं, तो करोड़ों अरबों की करप्शन है, डॉलरों पाउंड में करप्शन है, दिल्ली में तो है ही नहीं, धेला सिक्का ही एग्जिस्ट नहीं करता। वो कसम भी खा सकता है मैंने धेला नहीं लिया कभी। आज फिर इसी बंदे के ख़ानदान में जो छोटे छोटे लुटेरे डाकू हैं जो इन्होंने पैदा किए, और पैदा ही हराम के पैसे से चूंकि किए, इसलिए एक डाकू ने शुगर मिल से और दूसरी चीज़ों से तकरीबन 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। जो दूसरा डाकू था वो बिजनेस के पीछे पड़ा रहा, उसने दिल खोल के बिजनेस में हर बंदे को लूटा, हर एक से कमीशन खाई। और एक छोटा सा एक और दामाद था जिसने जो एक ग्वाल मंडी में छोटी सी दुकान का मालिक था, जिसने बाद में एम आलम रोड पे जो लाहौर की सबसे महंगी जगह है, बल्कि कहा जा सकता है पाकिस्तान की महंगी जगह है, उस पे प्लाजे बना लिए। और नवाज शरीफ साहब जो उनके बड़े भाई बड़े ताया, वो यूँ करके पेपर लहराते रहे असम्बली में, ये है मेरे वो सबूत जो हम देंगे, वो सबूत कभी ना मिले। उनकी बेटी कतर जाके एक कतरी खत जरूर ले आई कि जो जाली था, जिसकी फांड भी जाली थी। इसी तरह जरदारी ने दिल खोल के कौम को लूटा, दिल खोल के खाया, और जो बीबी के पैसे थे $60 मिलियन का पूरी कौम ने वो रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड की कोर्ट से ट्रांसफर होते हुए देखा, जिसमें एक पाकिस्तान का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर कह लें, वो भी वो कार्टन अपने कंधे पे लाद के तो उठा रहा था। आफरीन है मेरी कौम पे, आफरीन है मेरे इन लोगों पे, आफरीन है उस बेज़मीर लोगों पे जो आज भी इन्हें वोट देते हैं, जो आज भी इन्हें लीडर मानते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे, डाकुओं का साथ देके, चोरों का साथ देके और लोगों के हकूक छीन के, फिर भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनकी गाड़ी के आगे ये यूँ चलते हैं जैसे शिकार का बुलडॉग जो है ना, वो जब शिकार के पीछे छोड़ा जाता है बुलडॉग भागता है, ये उसकी गाड़ी के साथ साथ यूँ चलते हैं लोगों के। कसूरी साहब, ये हमें अवाम को कब समझ आएगी ये डाकुओं से निजात हासिल करे और किसी इंसान के बच्चे को वोट देना भी सीख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, एक्चुअली ये जो कबाहत है सियासत में, पहले सियासत है ना, लोग मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए करते थे, या वेलफेयर का, जैसे कि ये समझे कि एक इबादत का हिस्सा समझी जाती थी। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करप्शन में अगर कहा जाए तो अयूब खां के ज़माने में ये सिलसिला शुरू हो गया। वो तो छोटा सा सिलसिला, वो तो सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट के
रूट परमिट मिलते थे, वो सियासी रिश्वत सबसे बड़ी वो कहने का मतलब वो रिश्वत होगी। प्लाट जैसे कि आप देखें अब गुलबर्ग, शादमान, पाकिस्तान PECS सोसाइटी कराची, आप लोगों ने शुरू की? नहीं सर, वो रामे साहब ने शुरू की, भुट्टो साहब ने शुरू की। नहीं वो आगे थे कनाल पे, नहीं मैं वो उसमें तरफ गया था, मैं समझ कि ये जो बड़े आप देखें ना, आज भी अगर आप ये मेन बुलेवार्ड के देख लें प्लाट, ये FC के कॉलेज के ऐवान के रिश्वत में नहीं दिए गए। ये लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बंदे ढूंढता था कि खुदा का वास्ता आके प्लाट ले लो, लेकिन ये मेरे सगे मामू को भी मिला था। नहीं सही बात है, वो लेकिन DSP थे, उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे, लेकिन सर वो भी देखे ना कि वो पैसे ना होने की वजह से वो देखे उस वक्त भी आप कोई रिश्वत नहीं थी, नहीं चाहे रिश्वत नहीं थी, लेकिन वो भी मियां सलाहुद्दीन चौधरी, ईद मोहम्मद, सरदार आसफ मतलब अहमद अली, या कारोबारी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो कबाहत है ना, ये अयूब खां के ज़माने में जो लोकल बॉडी सिस्टम आया, उसमें जो कारोबारी तबका और 2 नंबर धंधा करना, जो इंडिया के क्लेम्स आए थे वहां से शुरू, जिनके बाद पुदीने के बाग थे, हाँ जी, तो यहाँ अपना उन्होंने मुरब्बे ले लिए। अच्छा, ये सर आप कह सकते हैं कि कबाहत शुरू होगी, लेकिन इसको जो कहा जा सकता है कि बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से और एक मंसूबे के तहत वो जो ज़ियाउल हक ने जो मार्शल लगाया, क्योंकि उसमें वो ये समझता था कि पॉलिटिकल लोग मेरे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे, तो एक मैं नई ब्रीड तैयार करूं, जिस जो कि उसने खुद भी कहा कि ये किले गाड़ने के लिए मौलवियों की ब्रीड तैयार, वही ना, जो साइकिल पे मौलवी था आज पजेरो, और उसके पीछे 6 फॉर्च्यूनर चलती हैं और उसके साथ 30 गनमैन चलते हैं। तो वो कहने का मकसद ये है कि फिर उसने बाकायदा उसने तो इस्लाम का भी बेड़ा गर्क किया और मुनाफिकत को ऑर्गेनाइज, बिल्कुल मैं कहता हूँ वो उसने इसको ये कह सकते, उससे बड़ा मुनाफिक कोई इस पूरी कायनात में आज तक पैदा नहीं कर सकता। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था, वो भी उससे बड़ा मुनाफिक नहीं था। मेरे ख्याल शायद जालिम तरीन या जो इस्लाम मकरू भी कहें, मतलब कहें जो भी कुछ कहें, उसमें जो भी बुराइयां थी वो उसका उरूज था। तो ये कहने का मकसद उसने बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन अब एक और तबका जिसकी आपने अभी जिक्र किया है कि नवाज शरीफ का जो खानदान, ये भी उसी की पैदावार है ना। अब एक हैचरी एक हैचरी बन गई है, एक आप ये कह सकते हैं कि वो कंट्रोल शेड है जराइम का, करप्शन का और मुल्क में बुराइयों का। अब आप देख लें, चाहे शुगर मिल के शुगर से एसोसिएशन देख लें, सीमेंट देख लें, फर्टिलाइजर में चला जाए, फार्मास्यूटिकल में चले जाएं, एग्रो पेस्टिसाइड में चले जाएं, वहाँ कार्टेल बन गए। गवर्नमेंट चाहे कोई भी पॉलिसी बनाए, उस पर ये मुज़ामत बड़ी शदीद, पहले देखे ना ये मुज़ामत इतनी, अगर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती थी तो ये कारोबारी लोग डरते थे और गवर्नमेंट के खिलाफ। अब तो ये है कि उसके खिलाफ मुज़ामत होती है। आप इससे बड़ा क्या सबूत है कि ये शुगर मिल्स के जो ये सब्सिडीज वगैरह का केस आया, इमरान खान ने नेक नियति से उस पर ये अवाम के पैसे नहीं जाने चाहिए। तो जब ये कानून बना है, जब FIO को इंक्वायरी वगैरह दी गई है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग शामिल थे, उसमें मुस्लिम लीग के भी शामिल थे, तहरीक इंसाफ के भी शामिल, जिन्होंने पूरी फोर्स से मुज़ामत की और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको नाकाम बनाया। मेरा जो आज का ये जो आपने कहा है, अब ये एक समझे कि उरूज को ये बात पहुंच गई है। अब पाकिस्तान में 2 तबकात हो गए, एक लुटने वाले हैं, उनके लिए जो लुटने वाले हैं उनके हकूक की बात करने वाला ऐसा वो आवाज़ है बिल्कुल टोटल, वो समझिए कि तो नकार खाने में तूती की आवाज़ जो लफ्ज़ की इस्तेमाल होता था उससे भी कम हो गई है। और आज अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस, गुंडागर्दी की जो ताकत रखने वाली ताकतें लोग और जो लोग हैं दूसरे मफाद परस्त तबका, वो बड़े कब्जा डाकू चोर फराडिये, उनकी आवाज़ इतनी मजबूत हो गई है कि ना मीडिया यह आवाज़ उठाएगा न चंद लोगों की बात, जैसे आप जैसे जो इदारे। साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है ये जो सफदर का बारे में फैसला है, उसमें क्या कोई मौके पर मौजूद ही नहीं था। तो कहने का मकसद कि आज जो वो बल्कि वो ये समझे कि पता नहीं कैसे कैसे रींग कर वो अपने, क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं इकट्ठे। आज सोर्सेज किसके, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, बड़े बड़े मतलब जो कार्टेल बने उनके पास चले गए सोर्सेज पाकिस्तान के। और मैं ये समझता हूँ
कि इसने जो कबाहत पैदा हुई कि पाकिस्तान का जो आम आदमी का गरीब खून पसीने की कमाई थी, वो पाकिस्तान की पूरी दौलत, जो ये कहते थे ना कि 200 अरब डॉलर बाहर है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो सकते हैं बाहर हैं, लेकिन वो सिस्टम वहां से ऐसा है कि आपको उसके लाने के लिए दांतों को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पाकिस्तान में ये कंट्रोल शेड है, ये हैचरीज है करप्शन की, ये जो जराइम के मतलब बड़े बड़े अड्डे बन गए, अब वो इतनी एहसान साहब उनमें एक ताकत आ गई है, उनके लिए जो छोटा मोटा जो है ना ये होम्योपैथिक जो आप इलाज है या ये हर्बल सर्जरी है, ये काम नहीं आएगी। इसके लिए एक मेजर ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, और इसके खिलाफ जैसे तहरीक पाकिस्तान में लोगों ने हिस्सा लिया, डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए मार्शलों में, अयूब खां के ज़माने में, ज़ियाउल हक के ज़माने में लोगों ने मुज़ाहमत की, उसी नोयत की उसी ताकत से मुज़ाहमत करनी होगी, ताकि हम इसको मतलब है कि ये जो निज़ाम या अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस का इतना मजबूत हो गया है। आज मरियम है, वो मतलब है कि ऐसे बात कर रही होती है, हालांकि अगर उससे कोई बात पूछे, जमानत पे है, जमानत है, जाली डॉक्यूमेंट देने के दूसरी सारा आप देखें ये हालांकि मैं आप जो बैठा हुआ फौज के खिलाफ बोल रहा है, वो सजा याफ्ता मुस्तकिल नाअहल है। मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो जाली असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इनके MNA MPA जो जालसाज बन के डाके मार के बैठे हुए हैं, वो आज भी उसे लीडर मानते हैं, और आज भी देखें सारी उम्र के लिए नाअहल है, जो सजा याफ्ता है। एहसान साहब देखें आज भी आप देखें, वो जब खातून इन्हें शर्म कब आएगी, मुझे तो बता दें। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो खातून आपने भी देखें, इतनी उम्र गुजारी है, हाईली एजुकेटेड हैं आप, आपने मीडिया से भी आपका ताल्लुक है, जर्नलिस्टों से भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, कभी आपने देखा है कि लीडर्स मतलब मेकअप करके खातून वो ऐसे मतलब अभी खवातीन निकलती हैं सियासत, जैसे कि वो किसी फिल्मी शूटिंग के लिए जा रही हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपया रोज का मेकअप का उनका खर्चा। पता नहीं ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, लेकिन मुझे जो बताया गया है, बताया भी हमारे एक बड़े करीबी दोस्त शहजादा आलमगीर साहब, जो एक हदीका कियानी या कौन सी कुछ सिंगर है, हाँ जी, जिसने ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है, हदीका कियानी, हाँ, उसको 10 लाख रुपया महीना सिर्फ मेकअप का पे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये आवाम की जेबों पे नया डाका है। ये बेरिया 4 फेज में इस्लामाबाद में वो बना हुआ है हजीका कियानी का, तो वहाँ ये तबका उमरा की जो खवातीन है वो जाती, चलो वो तबका वो अपने पैसे से खर्च करती थी, लेकिन ये खातून जिसका मैं दावे से कह रहा हूँ, और जिसका दादा जो था वो हार बेचता था, नहीं मैं सर ये इंडिया में शाही महल में, जब ये शाहिद खाकान ये मीडिया सेल वहाँ एक पाकिस्तान में चलाती थी मुस्लिम लीग, उस जमाने में बाकायदा जो PID है या वजारत इत्तलात और नशरियात के इदारे हैं, इसके मेकअप का रोज का 50,000 या 60,000 रुपया एहसान साहब वो डेली इस पे खर्च किया जाता था। मैं इसको कहता हूँ कि इंक्वायरी हो, ताकि ये बताया जाए कि उस जमाने में ये मरियम औरंगजेब जो आजकल ये ओबामा से पैसा आया था वो कहाँ गया, 70 मिलियन डॉलर, वो भी सर देखे ना, वो 200 मिलियन डॉलर था उस पूरे प्रोग्राम का। तो मैं कहता हूं पता नहीं ये इमरान खान साहब, अगर आपने यही तरीका कार रखा और प्रोसिक्यूशन यही रखी और यही जो अदालती सिलसिला जो रखा इस तरह सुस्त रफ्तारी, तो साहब का नाम लेना छोड़ देंगे, साहब का नाम भी नहीं लेंगे। खान साहब को ये 2 साल से वार्न कर रहा हूं, जो तरीका आपका है और इनके पालतू 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 इनके पटे गले में डाले हुए, वही आज मुख्तलिफ एजेंसियों में बैठे हैं, वही इंक्वायरियां कर रहे हैं, वही FIR काट रहे हैं, वही इनकी रिपोर्टें लिख रहे हैं। आप देखें क्या हो सकता है कि मैं यही कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से ये एहतसाब है, ये बेमैनी हो जाएगा, लोग एहतसाब की बात करने वालों को मतलब मुंह का स्या करेंगे, उनको गधों पे बिठाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, पागल कहेंगे। इसलिए इस पर खान साहब स्पेशली आप इस पर ध्यान दें और जो एहतसाब की जो रफ्तार है इसको तेज करें, प्रोसिक्यूशन है इसको स्ट्रॉन्ग करें और अपनी पार्टी को देखिए पॉलिटिकल काम पॉलिटिकल तरीके से करें। आप वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर ना छोड़ें, पॉलिटिकल काम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको कर दें, जो अदालतें हैं, जो हमारे जो दूसरे इदारे हैं, उनको आप अच्छे तरीके से उनको कहें कि ये मतलब है कि जो करप्शन के खिलाफ और जो ये इंसाफ का है इसको बेहतर तरीके से बहुत शुक्रिया सूरी साहब। जनाब इमरान खान साहब
पाकिस्तान के लिए ये आखिरी मौका है कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों से पाकिस्तान की जान छुड़ा दें। लेकिन जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं वो जान पाकिस्तान की इन डाकुओं से नहीं छूटेगी। लेकिन आइंदा के लिए लोग एहतसाब का नाम लेना भूल जाएंगे कि अगर इमरान खान एहतसाब नहीं कर सका तो किसने करना है। खुदारा इस कौम पे रहम करे, खुदारा इस कौम पे रहम करे, इन चोरों से कौम को निजात दिला दें और अपने लिए भुट्टो साहब की तरह लेटरल एंट्री के ज़रिए नए बंदे भर्ती करें। प्राइवेट सेक्टर से दयानतदार, दीनदार बंदे लें, एजुकेशन से बंदे लें और इन लोगों के सरों पे बिठा दें, जो यकीनी तौर पे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।